एंड इसमें मैं बताता हूँ प्रवीण जी और अनिल जी, सुमित जी। इसे लाइक के आज का जो हमारा पर्पस ये है कि एनकेसी को एक प्रकार से रिवाइव करना। सर जस्ट अ सेकंड, मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे डाला है फॉर द फर्दर रेफरेंस के लिए मैंने। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो मतलब है सबको अब ध्यान से बात करना है, ये इधर की बात मत करना। एग्जैक्टली। किसी के गाल नहीं सूझे हुए, सबके गाल ठीक ठाक। तो आप सबका भाई मैं फिर से स्वागत करता हूँ। और नेशनल कायस्था एक्शन कमेटी जो हमने इसका नाम दिया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एनकेसी जो है 2010 से मतलब इन एक्शन है। इसका पर्पस यही था कि नेशनल कायस्था एक्शन कमेटी, इससे पहले जितनी सभाएं थी जो चल रही हैं, जो अच्छी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं कि सब बढ़िया चल रही है, लेकिन अधिकतर सभाओं का नाम सुनने के बाद ना एक्शन जागृत नहीं होता था। तो जैसे भाई हाँ ठीक है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा आ जाओ, बन जाओ भाई, चलो ठीक है कुछ करेंगे। तो हमने कहा यार थोड़ा सा जब नाम अच्छा हो ना, तो लोगों में थोड़ा चुस्ती दुरुस्ती और थोड़ा काम करने का मन भी चालू हो जाता है। तो इसलिए हमने एनकेसी बनाया था, नेशनल कायस्था एक्शन कमेटी। और उसमें काफी चीजें हमारा, और एक्चुअली रिवाइविंग का पर्पस ये है कि इसमें संस्थाएं तो सारी काम कर रही है, नहीं कर रही है, फलाना ये। अभी जो आज का हमने जो मेनली टॉपिक जो सोचा है एनकेसी के संग, वो ये है कि कोरोना के बाद काय सभाओं का या कायस्थों का क्या होने वाला है। हम लोगों को फिर से शुरू करना पड़ेगा, या जिंदगी दोबारा पटरी पे आ जाएगी लाइन पे, या क्या कुछ जो हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट या परसेप्शन है ही कि भाई ये होने वाला है। जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं कि अब तो ऐसे रहेगा, दिसंबर तक चलेगा, ये होगा। हम कहते हैं महक की शादी करनी है, टाइम आ गया है, तो कैसे करेंगे? वो तो वहां है, 1 साल तक तो बाई ईयर नहीं चालू होगा, तो कैसे करेंगे? वो कैसे आएगी, क्या होगा? मतलब ऐसे सब चीजें लोगों में है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर शादी क्या वो वही कर ले, हम आशीर्वाद दे देंगे, सब कर देंगे, खत्म बात भाई। वन हैज टू बी प्रैक्टिकल नाउ, ठीक है ना? क्योंकि सिलेक्शन जब हो चुका है, सब कुछ हो गया है, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल बी इन कनाडा ओनली, लेट देम गेट मैरिड, हम यहीं से आशीर्वाद दे देंगे। ये है लिबरल। जैसे अभी हमारे दोस्त है, उनकी बेटी की शादी 17 अप्रैल की तय हुई थी, नहीं हो पाई, सब कुछ बंद हो गया। तो एक दिन वो 1 मई को फोन करते हैं, बोलते हैं अशोक ऐसा कि मैंने आज बेटी की शादी कर दी। मैंने कहा अरे वाह वेरी गुड। बोलते 3 लोग वहां, 5 लोग वहां से आए थे, 5 लोग हमारे थे। सोशल डिस्टेंसिंग किया, घर के अंदर सारा करके आ गया। वो लड़की को मैंने विदा कर दिया, और फोटो में तुमको भेज रहा हूँ भैया। हाँ, कल जूम के माध्यम से फेसबुक पे लाइव के द्वारा एक शादी हुई है, हाँ, जिसमें 16,000 लोग कनेक्ट हुए। लड़की कहीं और जगह थी, लड़का कहीं और था, बाराती सब डांस भी कर रहे थे और सब अलग अलग जगह से कनेक्ट थे। हनीमून। कल एक शादी हुई है। हनीमून 16,000 लोग कनेक्ट हुए थे। हनीमून कैसे होगा? क्या गौना करेंगे? तो यही मेरा मतलब था कि जो सिचुएशंस अभी हो रही हैं, जो निकल के आ रही हैं, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोगों को भी कैसे देखना चाहिए कि एक्टिविटीज का क्या नया रूप होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें कुछ मैं चाहता हूँ कि पहले आपके विचार आए, फिर आगे सोचते क्या करना है। और परवीन जी और सुमित, शायद आप लोग एनकेसी के बारे में इतना नहीं जानते होंगे। एनकेसी का केवल एक ही पर्पस है, हमारे 7 पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। ना तो कोई चंदा है, ना कोई हमारी मेंबरशिप फीस है, ना कोई हमारे यहाँ बॉस है, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई नहीं है। हमारे यहाँ एक ही चीज है, जो भी है वो संयोजक है। अगर मैं हूँ तो राष्ट्रीय स्तर का संयोजक हूँ, राष्ट्रीय स्तर संयोजक है, और ऐसे सब मीडिया इंचार्ज है। तो हमारा ये कि सब हमारे यहाँ एक प्रकार से सबको काम करना है। तो ये ना सोच के बैठे कि मैं तो अध्यक्ष बन गया, अब मैं काम करूंगा। आपको पता है सामाजिक संस्थाओं में जो अध्यक्ष होता है वो सबसे ज्यादा काम उसको करना पड़ता है। तो इसलिए ये चीज देख करके हमने 7 पॉइंट रखे थे, और ये 7 पॉइंट के बारे में अब विवेक बताएंगे आपको जी। हमारे शेयर सर। विवेक जी प्लीज। जी भैया नमस्कार, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग के जो 7 पॉइंट थे उसमें हमारा जो प्रमुख एक मिनट रुकेगा भैया, मैं बस सबको दे रहा हूँ, मैं उसके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। हाँ आप स्टार्ट करिए, बस मैं 1 मिनट में स्क्रीन पे ला रहा हूँ। विवेक जी आप बोलिए। जी, हम लोग के जो 7 पॉइंट थे उसमें हमारा एक पॉइंट था
मैं शायद क्रम ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैं बताता हूँ सारे। मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ ना। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। ये लीजिए। हाँ इसमें हम लोग जो जितने भी अपने परिवार के लोग हैं, जिनके हम लोग पुत्र हैं, भगवान चित्रगुप्त जी, उनकी ये महिमा मंडल, उनका प्रचार प्रसार करना था। कि अभी तक जैसे भगवान चित्रगुप्त जी हमारे कायस्थों तक सीमित थे, उनको हम लोग पूजा सिर्फ कायस्थ परिवार ही करते थे। तो उसको हम लोगों ने सोचा था कि उसको कायस्थों के साथ साथ आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में उनका महिमा मंडन किया जाए। उसके बाद उसका दूसरा मुख्य पॉइंट था, हमारा उद्देश्य था कि जो पूरे देश में जो मंदिर बने हुए हैं, जो पहले से हैं मंदिर, हमारे चित्रगुप्त जी के मंदिर, उनका सौंदर्यीकरण, उनका जीर्णोद्धार, उनका प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे कि हमारे नोएडा में अंदर कोई पुराना मंदिर है, उसको हम नहीं जानते थे, तो उसका प्रचार प्रसार करके उसको देश विदेश सब जगह तक पहुंचाना उसको। उसके बाद हमारा तीसरा मुख्य पॉइंट था, जिसको हम लोग काफी समय से कर भी रहे थे। 3 दिसंबर को, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय चित्रांश दिवस के रूप में मनाया जाए। काफी सालों से हम लोग इसको मनाते चले आ रहे हैं। जिस दिन कहाँ कोई भंडारा करता है, कोई सामाजिक कार्यक्रम, कोई चित्रकारी का प्रदर्शन, कोई निबंध प्रतियोगिता, मतलब हम लोगों ने सोचा था जैसे होली, दिवाली या फिर कोई अन्य त्योहार, नए साल पे हम लोग एक दूसरे को सेलिब्रेट करके विश करते हैं, वैसे ही 3 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय चित्रांश दिवस के रूप में। उसके बाद चौथा पॉइंट था हमारा कि जो संस्थाएं हैं कायस्थों की, पूरे देश भर में या विदेश में जितनी काम कर रही हैं, उनको हम लोग आपस में कनेक्ट करके उनके कार्यों को देश विदेश तक बताएंगे। मतलब उनके बीच में हम लोग एक ब्रिज का काम करेंगे। माना कि एक छोटी सी संस्था जैसे लखीमपुर में हमारा कोई काम कर रही है, तो वो लखीमपुर तक उसके काम सीमित ना रहे, उनके कामों को हम देश विदेश तक पहुंचाएं। अपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, हमारे पास ईमेल आईडीज हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसके द्वारा हम लोग उनका प्रचार प्रसार करेंगे। ये 4 प्रमुख कार्य थे हमारे। उसके बाद 5वां हमारा था कि जो एम्प्लॉयमेंट है, सबसे जरूरी है जो आज के युवाओं के लिए, कि जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको कैसे ही रोजगार प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने NKE का गठन भी किया, काफी कार्य किए उसके हम लोगों ने, काफी जॉब भी मिली है उसके थ्रू। उसके बाद हमारा छठा मुख्य उद्देश्य था रोजगार, जिसमें कायस्थ लोग हम लोग काफी पीछे रहते हैं। बिजनेस जिसे कहते हैं, अशोक भैया ने भी बताया था कि पहले बिजनेस किया और बिजनेस उसको कंटिन्यू नहीं किया कर पाए। तो उसमें जो हमारे लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको लेके आगे आए, उनके वर्कशॉप करें, उनको गाइड किया जाए, रोजगार मेले लगाए जाए। इस तरह का हमारा उद्देश्य था कि कैसे प्रेरित किया जाए बिजनेस के लिए हमारे कायस्थ परिवार के बच्चों को आगे लाना। उसके बाद 5वां हमारा एक था कि पॉलिटिक्स, कि हमारे युवा, हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग तो काफी लोग रहे, लाल बहादुर शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद जी जैसे नाम आते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे जो कायस्थों की स्थिति है वो नगण्य है। तो उसको कैसे मजबूती प्रदान की जाए, ये हमारा 7वां मुख्य उद्देश्य था। ये 7 हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप लोग देख सकते हैं। इन 7 उद्देश्यों में से कोई और कोई मतलब क्लियरिटी चाहता है और कोई जानना चाहता है तो प्लीज मुझसे जो है पूछ सकता है। मेरे ख्याल से विवेक वेरी गुड, बहुत अच्छा यार, तुमने बहुत बढ़िया किया। लेकिन मैं एक चीज भूल गया जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हमने सोचा था कि जब हम शुरुआत करेंगे तो चित्रगुप्त जी की स्तुति के संग करेंगे, तो जी मैं दिमाग से निकल गया। तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं, क्यों? जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जिसको जितनी याद है उतना करे, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। विनीत जी, आप आगे से बोल चला देना। बैकग्राउंड में अगर बजा सकते हो तो बज जाएगा, मैं हम लोग स्तुति कर लेते हैं। मैं 1 मिनट ट्राई करके देखता हूँ। 1 मिनट का मुझे दीजिए टाइम। जी तो वैसे तो जी। हमको तो याद, मुझे तो याद है। हाँ, याद तो विवेक तुमको भी होगी पूरी। थोड़ा थोड़ा जैसे साथ में चलता है तो हम गाते रहते हैं, ऐसे ऐसे बोलने को कहिए तो शायद ना गा पाए। प्रवीण जी को याद होगी पूरी। मैं मछली खाया हूँ हुजूर। मछली खाने वाला क्या याद नहीं लगता? जोड़ देते हाँ सब लोग। हाँ जी, मिली? सर जस्ट आप तब से स्टार्ट कीजिए, मैं दे रहा हूँ सर। कोई नहीं, आप करो। विशाल जी आ नहीं पा रहे ना? मैं सुन रहा हूँ बस। अच्छा, सुन रहे हैं।
वेब कैम काम नहीं कर रहा है बस। अरे कोई बात नहीं, सुनते रहिए। हाँ। चलो अभी हम लोग फिर वो पूछ सामने आई सर, हाँ, आप लोग के सामने आई सर। आ हाँ जी, गया। आ गई आ गई। 1 2 3 स्टार्ट। बोले चित्र भगवान की जय। जय चित्रगुप्त यमीश तव शरणागतम शरणागतम्। शरणागतम। जय जय पूज्य पूज्य पद पद पद्मेश पद्मेश तव शरणागतम शरणागतम शरणागतम। जय देव 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 दयानिधे जय दीन बंधु कृपानिधि। करुणेश करुणेश जय जय धर्मेश तव धर्मेश तव शरणागतम शरणागतम्। शरणागतम। जय चित्र अवतारी अवतारी प्रभु जय लेखनी धारी जय श्याम देश तव शरणागतम शरणागतम। जुव जुव भगवत अंश संकाय जय कुल अवतार शक्ति शक्ति बुद्धि विशेष तव शरणागतम शरणागतम। तुम हमको मोबाइल क्षत्रिय धर्म की ज्ञाता शुभाशुभ कर्म जय जय शांति न्याय गीत तव शरणागतम शरणागतम। जय दीन अनुरागी हरि हरि चाहे दया दृष्टि तेरी कीजे कृपा करुणेश तव शरणागतम शरणागतम। जय चित्रगुप्त रघुनाथ नाम यमेश तव प्रताप से शरणागतम शरणागतम। ताप से हो पूज्य पद दूर पद्मेश तब शरणागतम सर्वगतम शरणागतम। शरणागतम। जय जय चित्रगुप्त चित्रगुप्त यमीश यमीश तव तव शरणागतम शरणागतम। जय पूज्य पद पति पद्मेश पद्मेश तव शरणागतम शरणागतम। शरणागतम। चित्र भगवान की जय भैरावती की जय भगवती की जय समस्त कुल की। जय हो। थैंक यू, जय बहुत बहुत हो। शुक्रिया। थैंक यू विनीत, Thank ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। विशाल जी, आपने सुन ली हमारी चित्रगुप्त जी की आरती? विशाल जी, चित्रगुप्त स्तुति सुन ली? चलो, अब ये 7 पॉइंट जो आए थे, इनमें मेरे ख्याल से सभी चीज क्लियर है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप में से आप आपकी क्या पर्सनल राय है, तो ये ले लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं सुमित पे आता हूँ। सुमित, जी आपने 7 पॉइंट सुन लिए, जी 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 तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी, ये बहुत अच्छा विचार है और हम सबको इस पे मिलजुल के काम करना चाहिए। और अभी इस लॉकडाउन में भी मैं इसके बारे में बहुत सोच रहा था कि कैसे अपने, जैसे हम लोग अपनी विधाओं में हर जगह अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपनी इन विधाओं का उपयोग हम अपने इन कायस्थ के उत्थान के लिए कैसे कर सकते हैं, ये हम सबको सोचना बहुत ज़रूरी है। और जैसे लॉकडाउन में बैठे बैठे मैंने अपने 2 चित्रगुप्त भगवान के लिए मैंने 2 भजन बनाए और उसे गाया भी है। अरे वाह, क्या बात जी है! जी लिखा भी है, और लिखा भी है। ताली लिखा ताली भी है। ताली। जी, बहुत बढ़िया। विनीत हमारी बहुत मदद कर रहे हैं इसमें कि मैं इसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं, आप लोगों के सामने ला सकूं। तो एक तो ये विधा है जो मेरे गायकी की विधा है, जिसको मैं चित्रगुप्त भगवान के प्रचार प्रसार में कैसे उपयोग में ला सकता हूँ, वो ला रहा हूँ। दूसरा जो हमारी विधा है, जो मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी अपने कायस्थ लोग हैं, अपनी उन सबको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ, उनके लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी मैं कुछ काम कर सकूँ। तो जी अपनी तरफ से देखिए, प्रयास इंडिविजुअल ही हो सकता है, इंडिविजुअल प्रयास से ही धीरे धीरे मिलके एक बड़ा प्रयास का बड़ा रूप दिख सकता है लोगों को। तो जो हम खुद ये सोचें कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस इतना ही सोच लें, इसी से मिलजुल के ही ये बहुत प्रयास जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है।
बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल, क्या बात है। बहुत बढ़िया। एक लाइन सुना दो भजन की। जी हेलो अनुरंजन, जय चित्रगुप्त। जय हो जय हो जय हो जय हो जय चित्रगुप्त। जय चित्रगुप्त, जय चित्रगुप्त। विशाल, दूसरे भी आ रहे हैं। अरे विशाल जी तो एचडी में आए हैं, एचडी क्वालिटी में। एक और विशाल आ गया ना। नहीं, एक और विशाल नहीं आ गए। मोबाइल पे वॉइस लो थी तो मैं ट्राई कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। दौड़ के लिया था। ये सुमित भाई, एक भजन की लाइन। जी मैं अभी सुना रहा हूँ। और इन्होंने खुद कंपोज किया है ये लाइन, चित्रगुप्त भवन। अभी तो वेट कर रहा हूँ मैं। आप कंपोजर भी बन गए हैं ये। जी ये हाँ, लॉकडाउन का प्रभाव। अरे बड़ी वाली जो भगवान वाली डायरी है ना, अब प्रोड्यूसर बना के इसको जो है वर्ल्ड वाइड इनको जो है पब्लिश कराइए। जी अभी सुनाता हूँ भैया। और आज एनकेसी का पुनर्जन्म है आज। वर्ल्ड डेंगू डे पे। आज डेंगू डे है। 16 मई। आज हमारा एक्सटेंडेड परिवार डे है, फैमिली डे है। अनुरंजन, मैं सुना रहा हूँ फिर। हाँ जी जी स्वागत है। 15 से 20 मई तक। हाँ शुरू कीजिए। चित्रगुप्त है देव प्रभुवर, के दुख हरो। क्या करना है? चित्रगुप्त है देव प्रभुवर, भक्त जन के दुख हरो। ले लो शरण में हे प्रभु, इस जन्म फल को शुभ करो। हे दे एक घंटा सुना था। हाँ प्लीज, मोस्ट वेलकम। स्वागत है स्वागत है। मुझे पता है मैं बोलूंगा तो इतना तुम चुप हो जाओगे जल्दी। ब्रह्मा की काया से, एक मिनट। ब्रह्मा की काया से प्रकट, इसका राग मैं भूल गया, एक मिनट मैं याद करता हूँ। ब्रह्मा की काया, एक मिनट में म्यूजिक लगा दो भैया, अच्छे से सुनाओ आपको। हाँ आराम से, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं मुझे 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 अच्छा लग रहा है आप लोग सुन रहे हैं तो। एक मिनट है, सुनना ही पड़ेगा, आप सुनाइएगा तो। अरे अनुरंजन जी तो स्मार्ट लग रहे हैं यार। सब लॉकडाउन में सही लोग मजाक उड़ाता है भाई। अरे मजाक इतना अच्छे लग रहे हैं सर। अनिल जी भी आएगा, अनिल जी का चेहरा दिखाई। क्या हाल है अनिल जी? हाँ नमस्ते भाई साहब, गब्बर लुक है आपका। इसे क्या हुआ सुमित जी, गाना कहाँ गया, भजन कहाँ गया? सर म्यूजिक लगा रहे, म्यूजिक के साथ। कि बाहर जाते हैं तो लोग मुझे ब्रेड पकड़ा देते हैं, ब्रेड और खाने का सामान मुझे दे देते हैं। हमारी आपकी स्थिति एक ही ऐसी हो गई है। हाँ, और साथ में फोटो खिंचवा देते, फोटो नहीं खिंचवाते हैं लेकिन मैं ब्रेड दे देता हूँ मैं। सुनाता एक अंतरा सुनाऊंगा। चित्रगुप्त है देव प्रभुवर, भक्त जन के दुख हरो। ये चित्रगुप्त है देव प्रभुवर, भक्त जन के दुख हरो। लो शरण में हे प्रभु, इस जन्म फल को शुभ करो। हे दे मैंने सुना तो पेशवा के कुछ मत खाने। ब्रह्मा की काया से प्रकट, कायस्थ श्यामल मूर्ति। हे कमल
विराट भुज पीताम्बरी शोभती चित्रगुप्ते प्रभुवर भक्त जन के दुख हरो। वाह वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही बनाया है। बहुत अच्छा। मैंने एक्चुअली मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जितना सुना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, गुड गुड। भैया ये पहले सिंगर थे, उसके बाद बीच में कंपोजर बन गए हैं, और अभी डीएम आरोही के लिए बन रहे हैं, म्यूजिशियन भी बन रहे हैं। क्या बन रहा है? क्या आई कांट ये लॉकडाउन, मैंने कहा लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पहले तो सिर्फ सिंगर थे, अब कंपोजर बन गए हैं, अब आजकल म्यूजिक भी बना रहे हैं। तो मतलब आरोही, वो जो अपना डीएम आरोही वगैरह जो है ना, सब म्यूजिशियन को भी छुट्टी कर देंगे। अरे नहीं नहीं, सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट हो गए। अच्छा, एक बात है कि अभी चल रही थी कि हम लोग बात कर रहे थे कि वो प्रवीण जी शायद चले गए, अभी आ रहे हैं। जो आपने इसमें कहा ना कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, है ना, तो इसमें एक किताब में एक बात आई है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें कुछ संशय है, ठीक है? तो लेकिन आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इतने में। अभी अनुरंजन, आपके आने से पहले पूरे 7 पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना? विवेक जी ने, जो हमारे एनकेसी के 7 पॉइंट है ना, उस पर डिस्कशन चल रहा था। तो पहले उसमें सबसे पहले सुमित जी ने अपनी बात रखी थी, और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर विशाल जी अगर आपने सुना हो तो उस पर अपनी बात आप रख सकते हैं प्लीज। वो 7 पॉइंट्स पे। हाँ जी। तो मैं बहुत संक्षेप में 2 ही बातें कहना चाहूंगा। हाँ। पहली चीज तो ये है कि हम अभी जो मुझे नहीं पता है कि एनकेसी की एक्टिविटी या प्रोसेस क्या है, बट जो मैं अपने मैनेजमेंट एक्सपीरियंस या अपने एक्सपीरियंस जो भी है, संस्था चलाने के एक्सपीरियंस से जो बातें मुझे सीखने को मिली हैं, उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीजें एक साथ करने से हमेशा बेहतर रहता है कि हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे काम करें। जैसे हम अगर 7 लोग हैं, अगर अगली किसी भी मीटिंग में हर व्यक्ति 2 और व्यक्ति को जोड़ के लाए और अगली बार 7 की जगह 20-21 लोग हो, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस होती है। एक्चुअली क्या होता है, हम बहुत बड़े प्लान जब करते हैं तो फेलियर्स हमें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस करें, लेकिन श्योर सक्सेस उसी में होती है जब हम हमारे घनिष्ठ 100 लोग नहीं हो सकते, हमारे घनिष्ठ 2-4 लोग ही हो सकते हैं जो मेरे कहने पे इस संस्था से जुड़ के इस संस्था की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। हम अगर 100 लोगों का आह्वान करेंगे तो शायद नहीं होंगे, लेकिन वो 2 लोग को कहेंगे तो होंगे, और फर्दर उनके, तो मुझे लगता है कि ये चेन रिएक्शन होनी चाहिए, जो कि और अब समय की मांग है कि ये चेन रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट हो या हमारे कायस्थों का, जैसे श्री चित्रकूट भगवान का ये था कि एक जनमानस, ये नहीं कि केवल कायस्थों के जनमानस के भगवान बन जाए, इन सभी चीजों के लिए इट शुड बी डन विथ चेन रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि हमें प्लानिंग कुछ ऐसी करनी चाहिए कि हम मीटिंग थोड़ा सा फ्रीक्वेंट करें, लेकिन हम ये देखें कि उस मीटिंग में हमने जो डिसाइड किया है वो कुछ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट की जहां तक बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी एक चैलेंज है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। अगर कायस्थों की बात करें, कायस्थों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करें, तो आज की डेट में अगर हमें टैलेंट खोजना होगा तो मैं ये नहीं खोजूंगा कि वो कायस्थ होगा या नहीं, हम देखेंगे जो टैलेंट मुझे चाहिए वो कहाँ है। तो पहले तो ये है कि हमें कायस्थों के अंदर टैलेंट डेवलप करना होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होगा तो दे शुड बी डेवलप्ड एज अ टैलेंट, और उनको एक रूट दिखाना होगा। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी ज्यादा मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है कि अभी मार्केट में टैलेंट को
किस तरह के टैलेंट को कैश करना है। कायस्थों के अंदर टैलेंट बहुत है, बट वो टैक्ट नहीं है कैसे उनको अपने आप को मार्केट में पोर्ट्रे करके जॉब लेनी है। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मैं एक ट्रेनर हूँ बेसिकली, तो मैं ट्रेनिंग की बात करूंगा। तो अभी भी मैं देखता हूँ कि कुछ चीजें हैं जो कि हमें अपने अंदर कम करनी है। जैसे अपने अंदर के, हमारे अंदर बीइंग अ कायस्थ बहुत से निगेटिव एटीट्यूड भी है, निगेटिविटीज भी है कि हम हमेशा लीड करना चाहते हैं, फॉलो नहीं करना चाहते हैं। मैं अपनी ही बात करूंगा, इंक्लूडिंग मी, कि हमें लगता है कि हम वी कैन बी लीडर्स, वी शुड नॉट फॉलो। तो हमें ये सीखना है, अपने अंदर हमें डेवलप करना है कि हमें पहले फॉलोअर बनना है, तब हम लीडर बन सकते हैं। तो ये कुछ एटीट्यूड की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कायस्थों के अंदर, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो टैलेंट्स बहुत हैं उनके अंदर टैक्स डेवलप होंगे, ये कैसे वो एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकते हैं, उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का फायदा भी तभी होगा। तो मुझे बस यही दो बातें करी थी कि चेन रिएक्शन से हमको इसको डेवलप करना है। जो हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए एनकेएससी का, वो थ्रू चेन रिएक्शन होना चाहिए, और दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू हमको अपने टैलेंट को डेवलप करना है। तीसरी बात मुझे अचानक याद है राजनीति की। तो हम लोग संकोच करते हैं ये कहने से कि मुझे राजनीति में आना है। तो जिसको राजनीति में आना है वो कहे खुल के कि मुझे राजनीति में आना है, तभी उसको प्रमोट किया जा सकेगा। तो शायद ये संकोच भी, हम लोग इंटेलेक्ट्स बनते हैं, हम लोग कहते हैं हम इंटेलेक्ट्स हैं, राजनीति अच्छी चीज नहीं है, हम राजनीति में नहीं आएंगे, शायद इसलिए मन में सोचते हैं लेकिन आगे नहीं आते हैं। तो जिसको आना हो वो कहे और हम सब उसका सपोर्ट करें, ये बहुत जरूरी है। बस ये 3 चीज कहना चाहूंगा। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विशाल जी, बहुत अच्छी बात बताई। बहुत अच्छी बात बोली। इस पे अनुरंजन क्लैरिफिकेशन दो भाई। हाँ, मैंने विशाल जी की बात सुनी है, क्योंकि वो ट्रेनर हैं इसलिए वो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट से कह रहे थे। पहले मैं अपनी बात करूंगा कि जो अभी फिलहाल जैसे मोदी जी ने बोला था, लोकल वर्ड बोला था, लोकल पे हम वोकल, लोकली काम करेंगे, लोकल वोकल एंड देन ग्लोबल। तो यही चीज हमें अपने अंदर भी, अपने समाज में भी लाना है कि हम ठीक है, नेशनल कास्ट एक्शन कमेटी हम बना रहे हैं और इसमें पूरे भारतवर्ष से, हर कंट्री के हर पार्ट से लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे, आगे जुड़ेंगे भी। तो जो जहाँ पे है ना, जैसे हम गाजियाबाद में हैं, तो पहले गाजियाबाद में तो कास्टों को एक करें, गाजियाबाद में तो कास्टों को स्ट्रॉन्ग करें, गाजियाबाद में तो कास्टों के बीच में एक अलग जगह है। तो ये लोकल लेवल पे पहले हम लोग काम करेंगे, उसी चीज को हम रेप्लिकेट करेंगे वोकल होके कि भाई गाजियाबाद में इतना अच्छा काम हो रहा है, नोएडा में इतना अच्छा काम हो रहा है, लखीमपुर में काम अच्छा हो रहा है, तो ये काम फिर हम दूसरे स्टेट, भोपाल में भी अच्छा करेंगे, इसको हम ग्वालियर में अच्छा करेंगे। तो लोकल लेवल एटलीस्ट काम करना शुरू कर देंगे। दूसरा विशाल जी, जो आप ईगो और उसकी बात कर रहे थे, उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ कि अभी पॉजिटिविटी ना हमारे समाज में बहुत बड़ी है और हर लोग पॉजिटिविटी पे काम कर रहा है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जो अभी कपिल शर्मा ने जो इंसिडेंट हुआ था कपिल शर्मा का, तो कम से कम इतनी तो जागरूकता आई है देश में कायस्थों के प्रति कि हर कायस्थ, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, या नोएडा हो, या गाजियाबाद हो, या महाराष्ट्र हो, हर जगह से लोगों ने एक स्वर में अपने अपने लेवल से उस कपिल शर्मा के शो का खंडन किया, ट्वीट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इवन बहुत जगह केस हुआ है। और केस होने के बाद उसका एक माफीनामा आ गया है सोनी टीवी का, और कपिल शर्मा ने भी माफी मांगेगा। तो ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लोगों का काम एक साथ बढ़ के आ रहे हैं। तो पॉजिटिविटी को हमें लेके चलना है। निगेटिव लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, हर कम्युनिटी में लोग खराब लोग होते हैं, तो हम पॉजिटिव वेव के साथ आगे बढ़ेंगे। अब मैं एनके की बात करता हूँ। जब एनके हमने बनाया था, एनके नेशनल कास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो एक दिमाग में था कि भाई प्राइवेट जो नौकरियां हैं, ये रेफरेंस के थ्रू नौकरियां मिलती है। जो आप बोल रहे हैं ना, टैलेंट को हमें नर्चर करना पड़ेगा, हम उसे एक स्टेप के ऊपर आ रहे हैं कि हम उन लोगों को नौकरी दिलवा रहे हैं जो ऑलरेडी इंजीनियर, मैनेजमेंट, एमबीए और डिफरेंट कोर्स करके आए हुए हैं और ऑलरेडी दे आर वर्किंग और फ्रेशर। तो हम क्या करते हैं कि प्राइवेट नौकरी में, जैसे मुझे पता है कि विशाल जी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी आ रही है, और हम जब तक प्राइवेट नौकरी सिर्फ रेफरेंस के थ्रू होता है, तो हम सिर्फ रेफरेंस पे ही काम कर रहे हैं। हमने एक बायोडाटा लिया, 100 जगह लोगों को भेज दिया कि भैया ये कास्ट बच्चा है, इसकी क्वालिफिकेशन ये है, इसका एक्सपीरियंस ये है, अगर आपकी कंपनी में या आपकी किसी नौकरी होती है तो इसकी नौकरी करा दीजिए। और यही प्रोसेस चलता आ रहा है अभी तक, और टू ए ग्रेट एक्सटेंट वी गॉट अ वेरी गुड सक्सेस रेशियो इज वेरी गुड, टू द नॉट नंबर तो बता नहीं सकता, बट इट्स वेरी सेटिस्फैक्टरी। जिनको हम जानते हैं, जिनको नौकरी लगी है उनको। और दूसरा पार्ट जो है, नौकरी के साथ साथ हम लोग बिजनेस में भी आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कैश लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। उनको बिजनेस में कैसे सपोर्ट करना है,
उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो और जो आप 7 पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, उसमें जो 7 पॉइंट की बात जैसे विशाल जी ने बोला था, आई एग्रीड विथ हिम, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम लंबा प्लान लेके नहीं चले, पर हम स्टेप बाय स्टेप तो करेंगे। कोई आदमी एक पॉइंट पर काम करेगा, कोई आदमी दूसरे पॉइंट पर काम करेगा, कोई ग्रुप तीसरे पॉइंट पर काम करेगा। तो हमारे साथ है, अगर मंदिर में मूर्ति की स्थापना करना है या नौकरी की बात करनी है, तो हर आदमी इकट्ठे साथों काम नहीं कर सकता है, पर हर आदमी को अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि जी मैं एक्सपर्ट हूँ या मेरा ये इंटरेस्ट एरिया है और मैं ये काम करूंगा, तभी इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया, Right, बहुत good. बढ़िया। Anything you want to add, Anuranjan? या प्रवीण जी? यस सर। आपने सुना सब कुछ, अब आपकी क्या राय है? इसमें मेरा अपना कोई विशेष मुझे लग रहा है कि सबने जो है कंबाइंड रूप से जो मेरा मन में था वो सबने बोल ही दिया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से जो है आज 20 साल से जितना हो सकता है अपने कैस्ट ग्रुप लोगों का अपने यहाँ नौकरी देना या जो भी मेरे हाथ से चित्रगुप्त भगवान करवाते हैं, तो मैं काफी लोगों को अपने साथ जोड़ा हूँ। कंपनी वगैरह में भी जितने कंपनी में रहा हूँ वहाँ कोशिश मेरी यही रही है कि कैस्ट लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकूं। और मुझे लगता है ऐसा करने से मन में अच्छा भी लगता है और तसल्ली भी होती है। और ये एक अच्छा काम भी है क्योंकि हम लोगों का चित्रगुप्त समाज जो है बड़ा अपेक्षित होता जा रहा है और इसमें सभी आदमी को थोड़ा बहुत जो है कंट्रीब्यूशन जो है जहां तक हो सके अपने लेवल से करना चाहिए। तो बाकी सब तो ने बोल ही दिया है अपनी अपनी बात, और जो बात है उन लोगों की उससे हम सहमत है, वही मेरी बात है। आप पूरे बिजनेसमैन हो गए हो? नहीं, बिजनेसमैन तो नहीं है। के लिए बात क्या क्या निकल गए? बिजनेसमैन नहीं है। हाँ ये है कि चित्रगुप्त अब समाज ही जो है वो बिजनेसमैन वाला समाज है। तो हम लोगों का तो कम्युनिटी ही है बिजनेस करना। उसमें अगर आप इसको ऐसे लेते हो तो और मेरे लिए बड़ा अच्छा प्राउड फीलिंग हो रहा है कि हम लोग कुछ आदमी जो है जो हमारे सुमित भाई साहब हैं वो एडवोकेट है, लिखने में मस्त है, अच्छा उनका चल रहा है। अशोक सर का तो बोलना ही मैंने क्या बोलते हैं सूरज को दिया दिखाने के समान हो जाता है। मैं तो दिया ढूंढ रहा हूँ आजकल। बाकी अनिल सर से भी मैं अभी रूबरू हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे खुलते जैसे खुलते जाऊंगा। अभी तो थोड़ा बहुत भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई नहीं, पहली बार भी है, शुरुआत है। हाँ अच्छा। और जैसे जैसे हम लोग खुलते जाएंगे अभी तो हमने लोग का परिचय वैसे ऐसे होता जाएगा। जी, अभी तो हमने बहुत कुछ करना है। तो अभी पहले आप तो सागर में बूंद है आज। थैंक यू प्रवीण जी। अनिल भाई, फिर इसके बाद विनीत जी। प्रवीण जी ने बात बोला था ना, प्रवीण जी ने जो बात बोला था ना कि प्राउड फील करते हैं, यही एक ऐसा फैक्टर है ना जो हमें एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। यस। हमें जब तक ये फील नहीं आएगा ना, फील प्राइड फैक्टर कि बीइंग इंडियन, हम प्राइड करते वी आर इंडियन। उसी तरह एक कास्ट वाली फीलिंग लानी पड़ेगी अंदर। बीइंग अ कास्ट वी फील प्राउड कि हम कास्ट जाति के हैं, हम चित्रांश परिवार से हैं। ये जब तक फीलिंग नहीं आएगा, गर्व इसमें मैं एक दो चीज बोलना भी चाहूंगा कि हो सकता है कि कुछ एक इसमें मैंने लाइक लड़के लोग नहीं रहते हैं जिनको मैं रोजगार दिया, जिनके साथ मैंने अपना आगे बढ़कर उनको सपोर्ट किया, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। आदमी को अपना आदमी को व्यक्तिगत स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड। और में पूरा डिवोशन रहना, ये नहीं कि 2-4 आदमी ने आपको डिच कर लिया तो आप अपना कैरेक्टर चेंज कर लें। बिल्कुल सही बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बढ़िया बात है। और हमेशा जो यही बात हम लोग को रखनी चाहिए कि समाज ने हमको क्या दिया ये ना सोचे हम समाज को क्या दे पाए हैं। ये हमें पहले सोचना है। सहमत। रहते रहते मैं भी कुछ दिन में बहुत बढ़िया वक्ता बन जाऊंगा। नहीं। अनुरंजन भैया, विशाल वोकल लोकल से वोकल वाली, तो आपने एक सिर्फ गाजियाबाद तक कहा कि लोकल को माना,
मैं तो कह रहा हूँ और माइक्रो में जाते हैं, अगर आईटीज में रह रहे हैं या मोर है, तो हम पहले अपने अड़ोसी पड़ोसी कि हम उनसे हाय हेलो तो कर लेते हैं कि उनको हम जानते ही नहीं है, तो वो और जाना है हमको। हाँ जी, भाई मैं एक एग्जांपल दूंगा हमारे एरिया में है, जो अपने सो कॉल्ड रास्ते कहते हैं कि हम फला कस्तबा का वैसे आप रास्ते लोग से हैं, और उस मोहल्ले में कोई नहीं जानता उनको, और कोई बात नहीं जानता, अच्छी बात है। एक मिनट अभी एक मिनट पहले मैं जरा अनिल जी को सुन लूं, फिर आपके पास वापस आते हैं। अनिल जी। अनिल हाँ सर, हम 7 पॉइंट के साथ हैं और उस पर पूरा प्रयास करेंगे। क्या आप एमएलए बन गए हो क्या? नहीं पहले अनिल दो से ले देते हैं, वो भी लिख के बताएंगे पूरी मीटिंग, वो 1 घंटे बाद पूरा लिख के बताएंगे। हाँ, आज का तो क्या करेंगे। अनिल जी कोई विशेष बात आपकी तरफ से? नहीं सर, कोई विशेष बात नहीं। अच्छा, विनीत जी। जी सर। सो गए थे विनीत जी? नहीं, सो नहीं रहे थे। एकदम से झटके से उठे थे, ऐसे लगा सोते नहीं, अटेंटिव हो गए। भाई आपको एक काम करना है, एनकेसी की तरफ से आप लोग एक कप कॉफी पी लेना, ठीक है? ठीक है सर, वो पेटीएम कर देंगे? हाँ, कर देंगे। अच्छा सर, ठीक है। विनीत जी एक छोटा सा चीज जो आपके पीछे में जो चल रहा है ना, सारे सोशल मीडिया जो बैकग्राउंड आ रहा है, कल से आपके पीछे भी आएगा बैकग्राउंड में एनके जैसी आ जाए ना। बोल दिया नेक्स्ट टाइम सर, नेक्स्ट टाइम। यार मुंबई वाले ऑफिस में है ना, इसलिए नहीं आ रहा, नोएडा वाले में होते ऑफिस में, हाँ, वहाँ पे आता, लोकल ऑफिस में आता। विनीत जी आ गया। जी सर। जी विनीत जी, सबसे पहले मैं तो धन्यवाद दूंगा कि अशोक सर का और विवेक जी का, जिन्होंने जब मैं दिल्ली में आया था तो मेरा नाम तो विनीत खरे था, ये तो सभी को पता है, आज भी पता है, लेकिन खरे का मतलब मुझे नहीं पता था। मैं विनीत तो लोग सब जानते थे और नाम भी मैं विनीत खरे ही बुलाता था, लेकिन खरे का मतलब समझाने में ये अशोक सर और विवेक जी का खास तौर पर बहुत बड़ा हाथ है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि खरे एक्चुअली है क्या, कायस्थ है क्या। हाँ, मैं जो बात है वो बात बिल्कुल सही है। ये बात है 2000 शायद 9 या 10 की बात है। तब से हमको समझ में आया कि खरे क्या मतलब होता है, कायस्थ क्या मतलब होता है। और फिर जब हम यहाँ से पीछे हमने मुड़ के देखा तो हमारे शायद 10 में से 9 दोस्त कायस्थ थे। वो चीजें हम लोगों, मैं इलाहाबाद ऐसा शहर है कि वहां पे एक ईटा उठा के किसी को मारा तो 4 कायस्थों को लगे, एक ही ईटा गिरने से पहले। 3 श्रीवास्तव ऐसी वो इतने ही लोग हैं, इतने कायस्थ थे वहां पे। तो मुझे लेकिन नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका मतलब समझाया वो अशोक सर और विवेक जी, उसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद उनके बताए रास्तों पे जिस तरीके से हम लोगों ने चलना शुरू किया, इस लेवल पे इतना आगे बढ़ा है कि अब तो मेरी बेटी कहती है, पापा आप ये हर जगह जाके मेरे स्कूल में जाके श्रीवास्तव मत ढूंढिएगा, वहां पे। तो ये 2 चीज वो मतलब वो कहती कि वो डरती कि कहीं उनका टीचर से हमने श्रीवास्तव निकाल लिया तो वो मैच, उनकी बात खत्म हो जाएगी, दूसरी बात शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक तो वो इतना हमको बोलती है, लेकिन एक्चुअली ये सिखाया आप ही लोगों ने है। और उसके बाद सर जो मुझे आता है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, मुझे थोड़ा बहुत ही कुछ आता है जो मुझे मिला है, वो मुझे मिला है कुछ अगर धार्मिक मंदिरों पे काम करने का मौका मिला है तो मैंने कोशिश करी कि मैं भगवान चित्रगुप्त के जितने भी मंदिर हो सके उनको मैं आगे ला पाऊं, जो मैं कर सकता हूं, उसके अलावा मेरे ज्यादा नहीं मैं कुछ कर सकता। तो मैंने वो कोशिश करी कि जितने बड़े मंदिर हैं उनको लाने की कोशिश करी है, प्लेटफॉर्म पे लोगों के को बताने की कोशिश करी है, यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे मैं अपने घर का अकेला था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो परिवार की फीलिंग हुई या बड़े भाई या छोटे भाइयों की फीलिंग हुई वो अनुरंजन जी से मिली कि इन लोगों ने मुझे परिवार में भाइयों जैसी एक लेवल दिया। मतलब मुझे नहीं पता था कि बड़ा भाई कैसा होता है या छोटा भाई, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तो मुझे नहीं पता। सिस्टर मेरी जरूर है, वो छोटी है, लेकिन भाइयों की फीलिंग जो होती है ना, भाई का एक स्ट्रेंथ अलग होती है, भाई की स्ट्रेंथ अलग होती है। वहां इन लोगों ने मुझे दिया, जहां पे इतना सपोर्ट किया कि मुझे लगने ही लगा कि ये सारे मेरे भाई हैं। और मेरे बिजनेस से लेके मतलब छोटी छोटी बातों में
किसी को कहीं किसी के यहाँ चोरी हो गई तो इन्होंने मुझे फोन किया कि विनीत वहां पहुंचो तुरंत। हम लोग वहां इंस्टेंट पहुंचे और वहां देखा 4-5-15-20 मिनट में सारे लोग इकट्ठा पहुंच गए। तो ये भाइयों की फीलिंग है सारी चीजें यहाँ मिला। अब हम उन एनकेसी, और ये सारे पॉइंट एनकेसी के ही हैं, एनकेसी ने ही सपोर्ट करने का एक दूसरे को सिखाया। तो अब हम उसके पॉइंट पे आते हैं। रोजगार, जहां मेरा समझ में आता है, जहां मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, वो एक बिजनेस टर्म पे। बिजनेस जो है वो भी सीसीसी बना के, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सीसी से चित्रांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी काम कर सकता है। वो भी अनुरंजन जी का एक कॉन्सेप्ट था जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, और मुझे लग नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, वो जैसा चलता है, कायस्तों का लेवल था, वो चलेगा, लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसको मतलब उसे चला के दिखाया, और आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, बिजनेस में ही मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मेरा छोटा सा एक अपना बिजनेस है, उसमें इन भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये सारा एनकेसी का ही पार्ट है। मुझे उससे इतना ही सिखाया सर, अशोक सर, आप लोगों ने, जिसको मैं कायस्तों के बीच में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। बस इतना ही है सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल से हम लोग मीटिंग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज तो पहली बार ये कि पहली बार हम लोग ये समझ लें कि भी हाँ, हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। आज तो हुए कम से कम, हमारी एक्सपेक्टेशन से तिगुना है ये वैसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हर एक को अपना काम होता है। देखो सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफिस बिजी होते हैं। अनुरंजन से मैंने बात किया था, मैंने कहा 12 बजे करते हैं, तो अनुरंजन बोले कि मैं तो 12 से तो मैं महाभारत करता हूँ घर के अंदर मैं तो आज मैंने कहा ठीक है, 1 बजे की बात करेंगे। तो एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग एल्स, इस पे कुछ और कोई ऐड करना चाहता हो आप में से? सुमित जी, सुमित जी कुछ कह रहे हैं लेकिन आवाज चलेगी। सुमित जी आपका साउंड बंद है आपका माइक बंद है। हाँ, ये सुमित जी खुल गया है। खुल गया? आवाज आ रही मेरी? आ रही। मैंने अपने बैकग्राउंड में नेशनल कायस्थ एक्शन कमेटी का वो लोगो लगा लिया, देखिए। देखा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, गुड। कुछ दिमाग जो है जितको भगवान ने दिया है। तो अभी अशोक भैया ने कहा कि विनीत जी के पीछे वो बैकग्राउंड होना चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ तो लगा लूं कम से कम। तुरंत लगा दिया है। वेरी गुड। चलो फिर मैं अपनी बात शुरू करूं? जी आप शुरू करें। जी भैया स्वागत है। अच्छा, अनुरंजन जी कहाँ सुन रहे हैं या नहीं? अनुरंजन सुन नहीं रहे। चलो पहले तो भाई ये है कि जो थैंक्स विवेक, तुमने पूरी सब 7 पॉइंट्स को पूरा क्लियर किया। थैंक यू। और शॉर्ट में ही तुमने अच्छा कर दिया कि 7 को फटाफट समझा दिया, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं था। और उसमें फिर विशाल जी का जो इतने पॉइंट्स हैं वेल टेकन, और साथ में हमारे प्रवीण भाई ने भी काफी कुछ बातें कही। अनिल जी ने तो खैर का मैं लिख के बताऊंगा। सुमित जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और साधुवाद, जो कि आपने भजन लिखे हैं। सही बात। क्योंकि चित्रगुप्त जी के भजन बहुत मुश्किल से मिलते ही नहीं है, जो हमने इकट्ठे किए हैं। आने वाले हम मीटिंग्स में बहुत कुछ बातें करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे आपको। और ये बात है विशाल भाई, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आपने 2 पॉइंट्स बड़े अच्छे लिखे, तीनों पॉइंट्स बड़े टेकन है। लेकिन मैं बताऊं कि 2010 से हम लोग काम कर रहे हैं एनकेसी के अंदर, और 2015 तक एनकेसी अपने पीक पे, और ये 7 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं जी। इसमें किसी को ना जुट के काम करना नहीं है। ये 7 पॉइंट्स ऐसे हैं, आप इंडिविजुअली कोई पॉइंट पकड़िए, उस पर काम कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, क्योंकि एनकेसी ना कोई एक संस्था नहीं है। एनकेसी एक विचार है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। जैसे आरएसएस चलता है ना, आरएसएस अगर आप देखें तो संस्था के रूप में दिखता है, वो विचार चलता है, लेकिन वो संस्था भी है। अगर आप पूछे भाई आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं वो रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। लेकिन उसके अंडर सेवा भारती, ये भारती, वो भारती, सब रजिस्टर्ड बॉडीज है, वो काम कर रही है, सब अलग से सब काम कर रही है। तो एनकेसी को भी हमने केवल रखा कि अगर भाई कायस्थों को
अगर प्रवीण जी काय से अगर किसी की बात सुनता है ना, तो वो सुनता है विचार की। अगर आपको विचार पसंद आएंगे तो आप काम करोगे, अगर आपको हम ये बोलेंगे हम आपको 5,000 रुपए देंगे काम करो, आप नहीं करोगे, क्योंकि कायस्थों का एक अपना अलग ही हिसाब किताब है, एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही उनका मिजाज है ना, उस मिजाज से निकलना बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए। मैं 35 साल से कोशिश कर रहा हूँ संस्थाओं को एक करने की, बाद में मुझे समझ में आया कि बेवकूफी है, क्या अपना काम करते रहो, जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा, आपसे बात कर लेगा, नहीं करना घर घर बैठे करते देख लिया। अगर मैं संस्थाओं को जोड़ने में अगर मैं मेरा कोई रिजल्ट है तो शून्य है, सुई बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए यही है कि चलो जितने हैं अपना विचार दे दो, विचार आगे बढ़ जाएंगे तो लोग काम करते रहेंगे। तो यही हमने विचार निकाले, पहला विचार निकाला कि भाई चित्रगुप्त जी को कैसे हैं। आप समझो प्रवीण जी और विशाल जी कि सुमित भाई इस पूरे संसार में एकमात्र जीवित देवता है यार, और तो कोई है ही नहीं, सब तो आगे काम करके चले गए। जो सुप्रीम है ब्रह्मा विष्णु महेश वो ऊपर है, तो उन तक तो कोई पहुंच सकता नहीं है। चित्रगुप्त जी उनसे भी ऊपर है, ये कोई मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? पड़ोसी नहीं बोलता, मेरा कोई जानता ही नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे बताया ही नहीं चित्रगुप्त जी क्या है, वो क्या है। अरे एक चीज देखो यार, चित्रगुप्त जी क्यों जीवित देवता है? उनका काम तो चल रहा है अभी यार, काम बंद हो सकता उनका कभी? तो जो जीवित है वही तो करेगा, जो नहीं जीवित है वो कैसे काम कर देगा? राम जी आए काम किया चले गए, कृष्ण जी आए काम किया चले गए, ये सब चले गए, लेकिन हम लोग उनके जो महिमा है ना उसको पूछते हैं। लेकिन चित्रगुप्त जी की महिमा तो अपरंपार है। इतने बड़े ब्रह्मांड सृष्टि को एक अपने कंप्यूटर में संजो के रखना, उनके कर्मों का लेखा जोखा रखना कोई आम आदमी कर सकता है क्या? रावण को मारना आसान था, लेकिन दूसरे को करना बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं? तो इसलिए चित्रगुप्त जी की महिमा नहीं मानते तो वो पूछते भी नहीं है। तो ये बताना कि चित्रगुप्त जी क्या है, इसमें विषय में खूब बातें करेंगे, आगे बताएंगे। दूसरा उन्हीं के मंदिर के बारे में था। अच्छा, एक आपने बोला ब्रह्मा जी के सुपुत्र, इसमें एक किसी ने बड़ा अच्छा मुझको पॉइंट, एक ये किताब है अंत्यकरण की स्मृति भगवान चित्रगुप्त जी, ये किताब आप देखिए ना, ये किताब है और ये लिखने वाले इनके हैं श्री महेंद्र सिन्हा, मुंबई के हैं। इन्होंने अपनी ही थ्योरी निकाली है चित्रगुप्त जी के बारे में, जिसको मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे तो वो क्या चीज थी, उसके बाद जब उनकी आंखें खुली तो क्या हुआ। अब आप सुनना ध्यान से, ये पूरा 1 मिनट लगेगा पढ़ने में। जैसे ही ब्रह्मा जी ने जगत के आधारशील नारायण देव को स्मरण किया, उसी समय ओम के नाद के साथ तेज प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। उस प्रकाश पुंज से संपूर्ण ब्रह्मलोक प्रकाशित हो उठा। पूरे ब्रह्मांड और देवलोक में दिव्य प्रकाश की ज्योति को देखकर समस्त देवता चकित रह गए, चकित हो उठे। उसी समय प्रकाश पुंज से एक नील वर्ण, ध्यान रखिएगा, नील वर्ण वाली आभा दिखाई दी, जिसको देख के ब्रह्मा जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुशोभित और पीतांबर आदि वेशभूषा से सुसज्जित दिव्य पुरुष को देख के ब्रह्मा जी के आनंद की सीमा समाप्त हो गई। ब्रह्मा जी के आनंद की सीमा समाप्त हो गई। आनंद नहीं हुआ, आनंद दूसरों को हो रहा है। अब आप सुनिएगा, सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्णिभव, कानों में झिलमिलाते कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति और मुस्कान युक्त मुखारबिंद को देख के मां नारायणी भी एक समय के लिए चकित हो गई। नारायणी मतलब लक्ष्मी जी है ना, वो भी चकित हो गई। आप देखिए कितना बढ़िया उन्होंने वर्णन किया चित्रगुप्त जी का। उस समय उनको प्रतीत होने लगा कि मानो स्वयं श्री नारायण देव क्षीर सागर से उठ के वहां आ गए हों। ब्रह्मा जी का पुत्र हम कहते हैं, लेकिन वहां पे ब्रह्मा जी उनको नारायण के रूप में दिखा, नीलवर्ण आ गए। मैं कुछ और सोच पाती कि उसी समय दिव्य पुरुष ने हाथ जोड़कर विनय भाव से कहा, उन्होंने बोला, चित्रगुप्त जी बोल रहे हैं, हे आदिदेव, श्री नारायण देव ने मुझे अपनी काया से उत्पन्न किया है। मतलब विष्णु जी ने मुझे अपनी काया से उत्पन्न किया है और उनकी प्रेरणा से ही मैं आपके पास आया हूं। आप लोग मेरा नामकरण करके निर्धारण करें। ये पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों यहां उन्होंने लिखा है, इसके बारे में बात करें। क्योंकि ब्रह्मा जी हैं
ब्रह्मा जी हैं श्वेत, श्वेत का ब्रह्मा जी जो उनकी काया है वो श्वेत है, श्वेत या उनको हम लोग बोलते हैं कनक वर्ण के हैं, मतलब उनका जो है सफेद है। और चित्रगुप्त जी है नील वर्ण। तो हमारे यहाँ ये कहते हैं जिसका बीज होगा बीज वैसे ही होगा ना। मतलब हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी के सुपुत्र होने की, लेकिन ब्रह्मा जी का सुपुत्र होना चाहिए तो या तो वो गेहुआ हो या सफेद हो। भाई मेरा बच्चा अगर है, मेरी पत्नी या तो काली हो तो वो काला होगा ना, या मैं काला हूं, वो तो वहां दोनों को ऐसे नहीं है, ब्रह्मा जी भी सफेद उनकी पत्नी भी सफेद, तो फिर काया से नील वर्ण कैसे निकलेगा? क्योंकि उनके बाकी जो 16 मानस पुत्र हैं सब सफेद दिखते हैं, नारद जी हुए जो भी हुए सब सफेद दिखते हैं। तो हमारा जो चित्रगुप्त जी नीले हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्योंकि हमने जो भी लिया वो दूसरों के सुने हुए बात से लिया है, हमने इसका विश्लेषण नहीं किया कभी कि वो भी नीला वर्ण कैसे। तो ये महेंद्र ऋषि ने लिखा है कि क्योंकि वो नारायण जी से आए हैं, नारायण है जो है भगवान विष्णु जो वो नील वर्ण है। आप देखो राम जी नील वर्ण में है, कृष्ण भी नील वर्ण में है, ठीक है ना। तो जब वो नील वर्ण में है तो ये भी नील वर्ण में आएंगे। तो ये एक पॉइंट है कि जो हमें बड़ा सोचने वाला है। तो ये पॉइंट ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि निकालेंगे कि वो इनफैक्ट वो नारायण जी के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के पुत्र हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अब इस बात को भी सोचना पड़ेगा। नंबर 2 कि एनकेई को कैसे जागृत करना है और कैसे करना है, ये सब पॉइंट से भी चलते रहेंगे। अभी एक मन में विचार आया था कि कई ऐसी बातें हैं कायस्थों के बारे में जो हमारे बच्चों को नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम थी। अब मैं 35 साल से काम कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारी बातें मालूम पड़ी है कायस्थों की, लेकिन कहने का मंच नहीं है। अब सोशल मीडिया आ गया है तो क्यों ना इसको एक मंच बनाया जाए। विशाल जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, प्रवीण जी अपना गोल्ड स्टार बैटरी में है, अनिल जी इतना बढ़िया दिखते हैं, लेकिन लोगों को बताने का तरीका होना चाहिए। तो उसमें क्या करना है, तो मेरी ये बात विनीत से भी हुई है और मैंने विवेक को भी इसमें हिंट किया था कि हम एक श्रृंखला शुरू करते हैं। अगर आप लोग शायद देख रहे हो, विशाल जी प्रवीण जी से नहीं देख रहे होंगे, हमने एक श्रृंखला शुरू करी है अशोक श्रीवास्तव से कोरोना से जंग एनजीओ के संग, और ये काफी पॉपुलर हो गई है और ये चारों मीडिया पे चल रही है। ये इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है, अपने फेसबुक पे भी है और अपने यूट्यूब पे भी है और व्हाट्सएप पे भी है, पांचों में है। तो पांचों का टोटल मिला के एक अच्छा व्यूअरशिप हम लोग को निकल रहा है। बेशक हमको यूट्यूब पे कम दिख रहा है, लेकिन वही चीज इंस्टाग्राम में और ट्विटर पे काफी इसको लोगों ने देखा है और समझ में, लोगों ने मुझको बोला कि ये तो बड़ा नोबल आइडिया, बड़ा अच्छा आइडिया यार, ये कहाँ से निकल के आया। हमने कहा भैया कुछ हम लोग नवरत्न वाले हैं, कुछ नया काम ही करते जब भी करते। इसी प्रकार से एनकेसी के अंदर है। तो मैंने सोचा कि एनकेसी से भी शुरुआत करनी चाहिए, कुछ आगे निकल के आनी चाहिए। कुछ मजाक के हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ प्रेरक हैं, कुछ और तरीके के हैं, कुछ ज्ञानवर्धन के हैं, कई विषय निकल के आए हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको एक बताया है ना, बाकी चीजें नहीं बता रहा, वैसे मैंने इतनी चीजें निकाल के रखी ना, कम से कम ऐसे 50 चीजें हैं जो मैं आपको रोज बता सकता हूँ मीटिंग के अंदर, ठीक है ना। एक और बता दूं आपको, एकदम बताइए है प्लीज प्लीज सर प्लीज। आपको बताता हूँ एक और, देखो ये है चीज निकल के आई है बड़ी अच्छी। अरे भैया किसका फोन है ये, सॉरी एक फोन जब मैंने देखा। हेलो प्रकाश जी, मैं आपको आधे घंटे में कॉल बैक कर रहा हूँ, व्हाट कॉन्फ्रेंस कॉल लीजिए। ये थोड़ा लंबा है, आपको इसमें काफी लंबे लंबे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ी छोटी सी बताता हूँ कि हमारे यहाँ ये कहते हैं कि कायस्थ जो है ना वो केकड़े की तरह होते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं, है ना। होता कि नहीं होता है? कभी किसी से बात करो, किसी सभा में जाओ, कायस्थ कायस्थ की मदद नहीं करता, कायस्थ एक दूसरे की टांग खींचता है, कायस्थ ये करता है, ये सुनने में आता होगा। कभी आपने जानने की कोशिश की केकड़े की तरह टांग क्यों खींचता है यार ये, और क्यों नहीं कर देगा ये कायस्थ ही ऐसा क्यों काम करते हैं। तो प्रवीण जी इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों से अगर हम पीछे ऐतिहासिक उसमें जाए कि कायस्थ नौकरी करते थे, ठीक है ना। नौकरी कहाँ करते थे? राज दरबार में, या न्यायाधीशों के पास, या कहीं और खजाने में काम करते थे।
अब खजाने में, एक ही खजाने में सपोज करो कि ट्रेजरी के अंदर 20 क्लर्क हुआ करते थे। अब 20 क्लर्क हैं, ऊपर हेड क्लर्क की पोजीशन एक ही होती थी, उसको निर्धारण करने वाला वहां का कलेक्टर हुआ करता था या कोई और होता था, ट्रेजरी इंचार्ज होता था। अब 20 के 20 में से तो बनेगा तो एक ही हेड क्लर्क ना, दो तो बनेंगे नहीं। तो क्या करते थे, अब जैसे इसी में पॉइंट है कि दूसरे क्यों नहीं करते। अब देखो दूसरे या तो बिजनेसमैन होते थे या पंडिताई करते थे या किसान होते थे, तो उनका क्या है कि जो जितना स्वयं करेगा उतना आगे बढ़ेगा। अगर अच्छा पंडित होगा तो आगे बढ़ जाएगा, अच्छा बिजनेसमैन होगा तो मेहनत करके आगे बढ़ जाएगा, अच्छा किसानों को ज्यादा पैदावार करेगा, बढ़ेगा और खेत खरीदेगा। वो इंडिविजुअल बेस था, लेकिन यहाँ कलेक्टिव बेस में चलते थे। तो 20 में से एक ही तो आगे बढ़ना है ना, तो एक अकेला रहता था, वो जाके 19 की बुराई किया करता था कि साहब मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे करूँ। तो वहां से प्रवृत्ति हम लोगों की कई सालों में बढ़ते बढ़ते बनते ऐसी प्रवृत्ति हो गई कि क्या मैं, भाई बढ़ना तो एक ही को आगे है ना, एक ही तो आगे बढ़ेगा, सब तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसे टांग खिंचाई जो थी वहां से शुरू हुई। इसलिए वहां पे बात समझ के आई कि भाई ये केकड़े की तरह होते, आगे नहीं बढ़ने देते, ये नहीं करने देते, क्योंकि वहां तो जो चमचागिरी करेगा, जो अच्छा करेगा वही बढ़ जाता था। तो ये चीज कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर से शुरू हुई, करते करते यहाँ बात। तो ये कई ऐसी बातें हैं जो कायस्तों में करनी है। तो इसमें एक श्रृंखला हम लोग भी शुरू करना चाहते हैं और इसमें आप सबकी जरूरत पड़ेगी और इसको आगे बढ़ाना है। एनकेसी की जुबानी कायस्तों की कहानी। तो इसको हम लोग 15 मिनट का एक एपिसोड बनाएंगे और इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुछ नई बातें, कुछ कायस्तों की बातें। हफ्ते में एक बनाएंगे, रोज नहीं बनाएंगे, सॉरी, हफ्ते में एक बनाएंगे और धीमे धीमे शुरुआत करेंगे। ऐसे करते करते करेंगे, कभी मैं बोलूंगा, कभी किसी पॉइंट को सुमित लेकर के आएंगे, कभी किसी को पॉइंट को विवेक जी लेकर के आ सकते हैं, कभी किसी पॉइंट को विशाल जी बोल सकते हैं, कभी अनुरंजन जी रख सकते हैं। ये नहीं कि हमेशा मैं ही करूंगा, किसी पॉइंट को बनाया, स्क्रिप्ट बनाई और उसको बोलना शुरू, ठीक है ना। उसमें हम लोग कुछ पॉइंट करेंगे, भाई आज किन 3 चीजों पे बात करनी है, हर एक चीज पे 5-5 मिनट हम लोग दे देंगे और उसके डिटेलिंग कर देंगे। इसी में जब हम शुरू करेंगे तो इसमें भगवान चित्रगुप्त की बात भी आएगी, उनके मंदिरों की बात भी आएगी, उनके हमारे एनकेसी के और प्रोजेक्ट्स की बात भी आएगी, कुछ व्यक्तित्व की बात भी आएगी। भाई हमने कभी इसमें मेरा सजेशन ये है कि हम ना हमारे जो पुराने व्यक्तित्व है ना उनके बारे में सब कोई जानता है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं हम लोग, विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हम कोशिश ये करें जो प्रेजेंटली जो लिविंग लेजेंड्स हैं उनको लेकर के आए, उनकी बात करें, उनको बताएं कि वो प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। ऐसे हमारे सैकड़ों लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। 2015 में अगर संगत पंगत शुरू नहीं होता, जिसके सामने कहीं ना कहीं एनकेसी डाइल्यूट हुआ है, अगर वो नहीं होता तो शायद हम कहीं ना कहीं सिन्हा साहब के संगत पंगत को शुरू किया। एक बहुत अच्छा प्रयास था, बेहतरीन प्रयास था और वो बड़ा सफल भी हुआ। हम लोग सफल होने में एनकेसी का बहुत बड़ा हाथ है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किया है, सॉरी, क्योंकि एनकेसी की पूरी टीम लगी थी सफल करने में संगत पंगत। आज संगत पंगत नहीं है तो इसका कारण यही है कि एनकेसी की टीम नहीं है वहां पे। अगर एनकेसी जुड़ा रहता तो शायद वो कभी आज ऐसी हालत नहीं होती। मैं अभी भी यही कहता हूँ कि उन्होंने जो प्रयास किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती कहाँ थी, सब चीजें एक आदमी पे डिपेंड हो गई कि हाँ वही करेंगे, इंतजाम भी वही करेंगे, खाना भी वही खिलाएंगे, लोगों आने जाने के टिकट भी वही देंगे, सब कुछ वही करेंगे। अगर इसमें बराबरी की हिस्सेदारी रखी जाती, बराबरी का होता, लोगों को भी महसूस होता कि हाँ ये संगत पंगत मेरा है। आज भी बात करो ना, अच्छा वो सिन्हा साहब वाला संगत पंगत, कोई ये नहीं कहता कि संगत पंगत हम सबका। अभी भी क्या बोलते हैं, अच्छा सिन्हा साहब वाला, तो इसका मतलब है ये बात घूम के कहाँ आ गई, सिन्हा साहब पे रख गई। लेकिन एनकेसी ऐसा नहीं है, एनकेसी कोई नहीं कहता अशोक श्रीवास्तव होता है। आपको बहुत लोग जानते भी नहीं एनकेसी शुरू है, हाँ या एनकेसी पे ये होता था। एनकेसी की देन है 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय चित्रकार दिवस, जो आज सब जगह मनाया जा रहा है। एनकेसी का है, एनकेई के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, नेशनल कायस्था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये चीज हम लोगों को करने का है, तो इसी चीज को हम लोग लेकर के आए हैं। आज की मीटिंग केवल ये था कि एक शुरुआत हो जाए। शुरुआत बहुत विशाल भी हो सकती थी और शुरुआत छोटी भी हो सकती थी। आज देखिए शुरुआत जो है हमारी आज मध्यम स्तरीय है
और अगली बार हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जब नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे अपने साथ 2-2, 3-3 लोगों को समझाएं और उनको लाएं। हमारा पर्पस ये है कि कायस्तों को समझना चाहिए कि वो किसी से कम नहीं है। वो बेशक अगर हमको राजनीतिक स्तर पे आकर पूछा नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि हमने अपना अभी वो ब्रह्म रूप जो होता है ना, क्या कहते हैं उनका, भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाया नहीं है। तो विराट रूप दिखाने की जरूरत है। उसके लिए हमको धीमे धीमे मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक करके करेंगे। इसमें कई लोग मुझसे बोलते हैं नरोत्तम बहुत बड़ा काम करता है। मैंने बोला नहीं, नरोत्तम काम छोटे छोटे करता है, लेकिन अब क्या करें, करते करते इतना काम हो गया कि बड़ा दिखने लगा है। अब वो चीज है ना कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। अरे हम बड़ा नहीं कर रहे भैया, हम तो कब छोटा ही कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कर रहे हैं आपको दिखता है कि बड़ा बड़ा काम करके बहुत बड़ा हो गया है। तो मेरा यही है कि इसको हम लोग यही से करेंगे। इस पे आप लोग मनन जरूर करिएगा 7 पॉइंट्स के ऊपर और देखिएगा। और इस पे एक बात और भी है, मेक योरसेल्फ इम्पोर्टेंट। व्हाट आई एम सेइंग, मेक योरसेल्फ इम्पोर्टेंट। डोंट थिंक कि दूसरा आएगा वो आपको इम्पोर्टेंस देगा। सॉरी बॉस, हर एक को इम्पोर्टेंट है, बट यू हैव टू मेक इट इम्पोर्टेंट। अनिल श्रीवास्तव हमारे इम्पोर्टेंट क्यों है, उन्हें क्यों इम्पोर्टेंट बनाया? उनकी लेखनी में जो दम है ना, तो हमको देखना पड़ता है भाई अनिल जी कुछ लिख के भेज दो, आज ये कर दो बेचारे, जबकि वो उसमें होते हैं अपने क्या कहते हैं किडनी के डायलिसिस भी चल रहे होते हैं, फिर भी वहां से दिखते हैं। तो हमें महसूस करता है। सुमित को इम्पोर्टेंट क्यों हमें लगता है कि सुमित जो है एक गायक के अलावा जिसने आज अपने एडवोकेसी के माध्यम से लोगों को जो इम्प्रेस किया है, गायकी से इम्प्रेस किया है, आज सब लोग उनको बुलाना चाहते हैं। 3 साल पहले ये हालात नहीं थे, क्यों? आज सुमित जी के ये हालात है कि मना करना पड़ता है, सॉरी मुझे भैया अपना सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, ये भी करना है। इसी प्रकार से हर एक का है। विवेक ने अपने को बोर्ड में, विवेक जी नहीं हो लगता ये हमारा अधूरापन है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं है, हर चीज को लागू कर रहे हैं। विनीत ने अपनी मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया। विशाल जी जो है इतने बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं, धीमे धीमे जुड़ते जाएंगे तो हम लोग लगेगा कि भैया इनके बगैर गुजारा नहीं है। ऐसी बैटरी रिचार्ज करने का मौका तो प्रवीण जैसे मिलेगा ना। हम लोग की बैटरी जो डिस्चार्ज होने लगेगी तो कहीं ना कहीं से गोल्ड स्टाइल पे काम आएगा ना, क्यों साहब? तो ये है मैं सबको बत्ती जलाता हूँ, मेरी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए मैं लगा के बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो ये तो आपको पता है ना रिचार्ज कैसे किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। इसके संग अपन लोग 1.5 घंटे की मीटिंग हो गई है। इससे ज्यादा मीटिंग करने का फायदा भी नहीं है, जिससे आदमी उठ सकता है। और भोजन का टाइम भी हो रहा है, मैंने आपको भोजन के टाइम में बुला दिया। थैंक यू। सो विनीत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके, जय श्री कृष्ण। जय सर, जय चित्रगुप्त। चलते रहिएगा। अगली बार 3 लोग लेके आइएगा। डन। ठीक बाय बाय। बाय सर।